पुनः आप लोग का स्वागत है सजग हिंदी क्लासेस में। तो हम लोग हिंदी उपन्यास पढ़ रहे थे और हिंदी उपन्यास की आज ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास में हम लोग पढ़े उपन्यास की उत्पत्ति, उपन्यास के भेद, उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास के बारे में मूल तथ्य के पश्चात उपन्यास का विभाजन किए, उपन्यास का वर्गीकरण जब हम किए, उपन्यास का विकास क्रम देखे तब पूर्व प्रेमचंद्र युग था और प्रेमचंदोत्तर युग था। प्रेमचंदोत्तर युग में फिर उपन्यास का विभाजन जब किए तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास, साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास। इसके बाद हम शुरू किए पूर्व प्रेमचंद्र युग पढ़ रहे थे। कौन सा पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पूर्व प्रेमचंद्र युग, यही था ना? ठीक है। तो पूर्व प्रेमचंद्र युग हम के उपन्यास हम लोग देख रहे थे, जिसकी समय सीमा कब बताई गई थी? 1877 ईस्वी से लेके 1918 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। तो इसमें हम लोग कर रहे थे क्लास। और पूर्व प्रेमचंद्र युग में एक उपन्यासकार जो इस कालखंड के प्रमुख उपन्यासकार हैं और उपन्यास है रानी देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है, पंडित गौरी दत्त की। उनको हम लोग देखे, उनका एक ही उपन्यास था तो उनको देख लिए। अब उनके बाद हम आज दूसरी क्लास में पूर्व प्रेमचंद्र युग के उपन्यासकार में दूसरा उपन्यासकार देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट को। तो ये दूसरे उपन्यासकार हैं पंडित गौरी दत्त के बाद। दूसरे उपन्यासकार हैं, क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जन्म कब हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ये प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, उसमें नाम प्रयागराज था। और निधन कब हुआ था इनका, बालकृष्ण भट्ट जी का? अगर इनके निधन की बात करें कि इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 1914 ईस्वी में। कब निधन हुआ? 1914 में। इनके उपन्यासों की चर्चा करते हैं तो इनके उपन्यास देख लेते हैं कितने हैं। अगर इनके उपन्यास की चर्चा करें, इनके कौन कौन से उपन्यास हैं बालकृष्ण भट्ट जी का, तो इनका पहला उपन्यास जो है, नंबर 1 पहला उपन्यास जो है वो है रहस्य कथा। पहला उपन्यास क्या है? रहस्य कथा। रहस्य कथा कब की है? रहस्य कथा है 1879 ईस्वी की रहस्य कथा। इनका दूसरा उपन्यास जो है वो है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी कब की है? ये 1886 ईस्वी की है, 1886 ईस्वी। और इनका तीसरा उपन्यास जो है तीसरा उपन्यास वो है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। ये कब का है? 100 अजान एक सुजान, ये है 1892 ईस्वी का ये उपन्यास है। मूलतः ये सामाजिक उपन्यासकार थे और इनका ये तीनों उपन्यास जो है वो सामाजिक ही है, इसकी विषय वस्तु सामाजिक ही है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है इन तीनों में वो 100 अजान एक सुजान है, जिसमें एक सेठ को दिखाया गया उपन्यास में कि एक सेठ जो सत्संगति के प्रभाव से बुरे आदतों से मुक्त हो जाता है, जो इनमें सेठ में बुरी आदतें रहता है, इस उपन्यास में 100 अजान एक सुजान में इसमें एक सेठ का चित्रण है जो सत्संगति के प्रभाव में आने के बाद अपनी बुरी आदतों को खो देता है, अर्थात बुरी आदतें छोड़ देता है। नूतन ब्रह्मचारी का जो नायक है, इस उपन्यास का नायक, अगर इस नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है, इस उपन्यास का नायक एक विनायक है, नाम है उसका विनायक, जो डाकुओं का हृदय परिवर्तन कर देता है, अर्थात हृदय परिवर्तन पर आधारित ये उपन्यास है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं। अगर इन तीनों को थोड़ा सा तथ्य देख लें तो अच्छा रहेगा। पहली बात तो यह है कि ये तीनों उपन्यास सामाजिक है।
तीनों उपन्यास कैसा है? तीनों उपन्यास सामाजिक है। तीनों उपन्यास सामाजिक है। नूतन ब्रह्मचारी जो इनका उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास, नूतन ब्रह्मचारी में नायक कौन रहता है? इसका नाम क्या रहता है? विनायक नाम रहता है। नूतन ब्रह्मचारी का उपन्यास, ब्रह्मचारी में नायक जो है वो क्या नाम है? विनायक। डाकुओं का हृदय परिवर्तन करवाता है। डाकुओं का क्या करता है? ये हृदय परिवर्तन कर देता है। हृदय परिवर्तन करवाता है। एक बात तो ये हो गई। स्वजान जो उपन्यास है इनका, स्वजान एक सुजान, इसमें क्या है? तो इसमें सत्संगति के प्रभाव से एक सेठ की बुरी आदतों से मुक्ति का चित्रण है। लिख लीजिए एक लाइन में, स्वजान एक सुजान, स्वजान एक सुजान में सत्संग के प्रभाव में, सत्संग के प्रभाव से एक सेठ की बुरी आदतों से मुक्ति का चित्रण है। इसमें मुक्ति का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। तीनों उपन्यास बता दिए। इस तीनों उपन्यास तो सामाजिक है। नूतन ब्रह्मचारी जो इनका एक अच्छा उपन्यास है, मोस्ट भी है। इसमें नायक जो रहता है उसका नाम है विनायक। पूछा जा सकता है नायक कौन था? तो नायक विनायक था जो डाकुओं का हृदय परिवर्तन करवाता है। स्वजान एक सुजान उपन्यास में सत्संग के प्रभाव से एक सेठ की बुरी आदतों से मुक्ति की कहानी इसमें कही गई है। तो ये इनका उपन्यास हो गया। तो इनके 3 उपन्यास थे, इनको हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद अगले उपन्यासकार पूर्व प्रेमचंद्र युग के जो दूसरे नंबर पर आएंगे, दूसरे नंबर पर जो उपन्यासकार हैं इनको देखते हैं, जिनका नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। इनको देख लेते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह। अगर ठाकुर जगमोहन सिंह का समय देखें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म हुआ था 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में। और निधन कब हुआ था? अगर इनके निधन की बात करें तो ठाकुर जगमोहन सिंह का निधन कब हुआ? ये 1899 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ठीक है, इनका उपन्यास देख लेते हैं। इनका एक ही उपन्यास है, श्यामा स्वप्न। अगर इनके उपन्यास की बात करें कि ठाकुर जगमोहन सिंह के उपन्यास कौन से हैं, तो इनके उपन्यास हैं एक श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न उपन्यास के प्रकाशन के विषय में थोड़ा मतभेद है। मतभेद ये है कि डॉक्टर नगेंद्र इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं 1855 ईस्वी और रामचंद्र तिवारी मानते हैं 88 ईस्वी। अगर इसका प्रकाशन वर्ष देखा जाए कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, थोड़ा सा मतभेद इसलिए लिखा देते हैं प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका प्रकाशन वर्ष डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर देखें, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, तो ये मानते हैं 1885 ईस्वी, 1885 ईस्वी ये मानते हैं। और रामचंद्र तिवारी इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी मानते हैं, 1800। अगर दोनों विकल्प में हो तो किसे मानेंगे? तो इसे प्रमुखता देनी चाहिए रामचंद्र तिवारी को, इसको प्रमुखता देंगे 88 ईस्वी। ठीक है, अगर ऑप्शन विकल्प में एक ही रहे तो दोनों में से जो एक आए उसको लगा देना है। नूतन श्यामा स्वप्न में है क्या? एक ब्राह्मण की कन्या रहती है श्यामा, ठीक है, एवं क्षत्रिय राजकुमार जो है उसका नाम है श्याम सुंदर। इस उपन्यास की थोड़ी कथा सुन लीजिए
कि श्यामा स्वप्न उपन्यास में एक ब्राह्मण की पुत्री रहती है श्यामा, और एक क्षत्रिय राजकुमार जो है वो उसका नाम रहता है श्याम सुंदर। इसी दोनों की प्रेम कथा का चित्रण है श्यामा स्वप्न उपन्यास में। अगर नायक नायिका की बात किया जाए कि नायक कौन है, तो नायक जो है इसमें श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर है। और नायिका कौन है, तो नायिका एक ब्राह्मण कन्या रहती है श्यामा, श्यामा है। इन्हीं दोनों के प्रेम कहानी का इसमें चित्रण है, और इस उपन्यास में कुछ ज्यादा बात नहीं है। हाँ, इस उपन्यास के माध्यम से सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्षीकरण किया गया है, सामाजिक बुराइयों को दर्शाया गया है। ठीक है, इसी के साथ इस उपन्यास जो इसको बता सकते हैं, ये उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास भी है। तो इनका एक ही उपन्यास था ठाकुर जगमोहन सिंह का। अगले उपन्यासकार को हम लोग देखते हैं, नंबर कितना नंबर था जी, दूसरा है। तीसरे उपन्यासकार को देखते हैं, मेहता लज्जाराम शर्मा को देख लेते हैं, नंबर 3, मेहता लज्जाराम शर्मा। अगर मेहता लज्जाराम शर्मा को देखें तो इनका निधन कब हुआ, सॉरी पहले जन्म ना होगा, पहले निधन क्यों होगा, इनका समय देख लेते हैं। अगर इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में, जन्म कब हुआ 1863 में। और निधन कब हुआ था इनका, मेहता लज्जाराम शर्मा का निधन हुआ था इनका 1931 ईस्वी में। ये जन्म और निधन की बात हो गई। इनके उपन्यास की अगर बात करें कि लज्जाराम मेहता के उपन्यास कौन कौन से, इनका एक प्रमुख उपन्यास है, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास तो इनका है स्वतंत्रता मां परतंत्र लक्ष्मी। लेकिन इन्होंने उपन्यास लिखी हैं 5-6, तो उनको हम लोग लिख लेते हैं सभी का नाम डेट ऑफ के साथ। महत्वपूर्ण तो उतना नहीं है, विषय वस्तु नहीं पूछे जाएंगे इसमें, नाम पूछ लीजिए और प्रकाशन वर्ष लिख लीजिए। पहला इनका उपन्यास था धूर्त रसिक लाल, धूर्त रसिक लाल। धूर्त रसिक लाल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी, 1890 ईस्वी। इनका दूसरा उपन्यास है स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। रमा लक्ष्मी को ही बोला जाता है, लक्ष्मी का ही पर्यायवाची है रमा। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, ये कब का है, ये 1899 ईस्वी का है। तीसरा इनका उपन्यास है बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी, इसी का नाम है, बिगड़े का सुधार या सती सुख देवी, या सती सुख देवी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है, 1907 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष 1907। चौथा उपन्यास जो है वो है आदर्श हिंदू। चौथा उपन्यास कौन सा है, लज्जाराम जी का आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू, आदर्श हिंदू कब का है, आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी का उपन्यास है। और एक और लिख लीजिए नंबर 5 में, आदर्श दंपति। आदर्श दंपति, आदर्श दंपति की अगर बात करें तो ये उपन्यास 1904 का था ना जी, छूट गया है, ये 1904 ईस्वी का उपन्यास है, क्रम से नहीं हो पाया थोड़ा सा। तो आदर्श दंपति कब का है, आदर्श दंपति उपन्यास जो है ये 1904 का है। धूर्त रसिक लाल 1890, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899, बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी 1907, आदर्श हिंदू 1914, और एक है आदर्श दंपति 1904। तो ये पंडित मेहता लज्जाराम शर्मा हो गए, इनके ये 5 उपन्यास थे। इसके बाद अगले उपन्यासकार को हम लोग देखते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर लिखिए राधा कृष्ण दास, पूर्व प्रेमचंद्र युग के उपन्यासकार हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये चौथे नंबर पे हैं राधा
कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास का समय क्या है, इनका जन्म कब हुआ था राधा कृष्ण दास का? इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। और इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ था 1907 ईस्वी में। निधन 1907 ईस्वी में। इनका उपन्यास कौन सा है? इनका जो उपन्यास है, एक ही उपन्यास तो है था इनका जिसमें गौवध का चित्रण किया गया था, निस्सहाय हिंदू। एक उपन्यास कौन सा है? निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू उपन्यास कब लिखी गई थी? निस्सहाय हिंदू उपन्यास है 1890 ईस्वी का। एक उपन्यास है इनका मात्र, निस्सहाय हिंदू। और ये इसमें क्या विषय वस्तु है? इसमें गौवध की समस्या के साथ साथ हिंदुओं की दयनीय स्थिति का चित्रण भी किया गया है। इस उपन्यास में गौवध की समस्या है, हिंदुओं की दयनीय स्थिति का चित्रण है, मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का वर्णन है इस उपन्यास में। लिख सकते हैं इसका वर्ण विषय, अगर देखें इस उपन्यास का वर्ण विषय क्या है इस उपन्यास का, तो इनका वर्ण विषय थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो इस उपन्यास के बारे में, इसमें गौवध की समस्या का चित्रण है, थोड़ा मोस्ट उपन्यास है ये। दूसरी बात, इसमें हिंदुओं की दयनीय स्थिति का चित्रण है, दयनीय स्थिति का चित्रण है। और क्या है इसमें? मुसलमानों की कट्टरता का चित्रण है, मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण, धार्मिक कट्टरता का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई राधा कृष्ण दास की उपन्यास निस्सहाय हिंदू की। निस्सहाय हिंदू के बाद अगले उपन्यासकार पर नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं और मोस्ट उपन्यासकार को पढ़ते हैं, पंडित देवकीनंदन खत्री को, जो जासूसी उपन्यास और तिलस्म अय्यारी उपन्यास के तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए, उस दिन भी बताए थे आज भी, इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए और हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया। इनके उपन्यास ऐसे थे। तो हम लोग कितने नंबर पर बात कर रहे थे? चौथे। 5वें नंबर की अगर बात करें, नंबर 5 में देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री के बारे में थोड़ा सा बात जान लेना परम आवश्यक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1861 में हुआ था ना जी। 1861 ईस्वी, 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ था इनका, देवकी नंदन खत्री का? तो इनका निधन हुआ था 1913 ईस्वी में। कुछ बातें इनके बारे में याद रखिए कि ये हिंदी में तिलस्म और अय्यारी उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। ये बात हम लिखा भी चुके थे उपन्यास का विशेष तत्व में, फिर से थोड़ा सा लिख लीजिए। ये हिंदी में तिलस्म एवं अय्यारी, अय्यारी किसको बोलते हैं? धूर्तता को बोलते हैं। एवं अय्यारी, अय्यारी बोला जाता है धूर्तता को। तिलस्म मतलब जिसमें जादुई चीज हो, तिलस्म जादू को बोलते हैं। इसमें ये हिंदी में तिलस्म एवं अय्यारी उपन्यास के जनक हैं। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से? इनके उपन्यास एक दो नहीं है, बहुत सारे उपन्यास हैं। तो इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जामों में, हिंदी की परीक्षाओं में जो पूछे जा सकते हैं, उसको लिख लीजिए, ठीक है। हम लोग देवकी नंदन खत्री पर पीएचडी नहीं कर रहे हैं,
हम लोग का मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षा पास करना, जो प्रश्न जहां से आ जाएगा, और जो मैं बता दिया वो पूछा जाएगा, और जो नहीं बताया वो नहीं आएगा। सीधी सी बात समझिए ना। अगर मेरे नोट्स से बाहर प्रश्न आ रहा है तो आप हमको बोल सकते हैं कि सर आप ये ने नहीं पढ़ाया। फिर भी जितना हम विस्तार से पढ़ा देते हैं उतना मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ाता होगा, या और भी कोचिंग में पढ़े होंगे तो आप लोग देख सकते हैं, इतना विस्तार से कोई नहीं पढ़ाएगा, समय लगता है ना। अब इनके उपन्यास को देखिए, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, थोड़ा इनकी बात हम लोग कर लेते हैं। नंबर 1, क्रम से लिखते जाइए, चंद्रकांता। चंद्रकांता उपन्यास है। चंद्रकांता कितने भागों में है, ये लिख सकते हैं, ये 4 भाग में है। ये 4 भाग में है। कितने भागों में है ये 4 भाग में लिखी गई है। चंद्रकांता कितने भागों में लिखी गई, 4 भागों में लिखी गई है चंद्रकांता, 4 भाग। देखिए प्रथम भाग का प्रकाशन जो हुआ था, प्रथम भाग का प्रकाशन, तो प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था 1888 ईस्वी में, ठीक है। और अंतिम भाग का प्रकाशन कब हुआ, प्रथम और अंतिम ही याद रखना है। और अंतिम भाग का प्रकाशन हुआ था 1891 ईस्वी में। प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ, 1888 में। द्वितीय भाग का 1889 में। तृतीय भाग का 1890 में। और अंतिम भाग का 1891 में। ये 4 भाग में इसका प्रकाशन हुआ था। एक बात और याद सकते हैं, ये चंद्रकांता उपन्यास है ना, ये हिंदी का प्रथम तिलस्म और अय्यारी उपन्यास है। लिख सकते हैं ये बात, चंद्रकांता चंद्रकांता हिंदी का प्रथम तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास है। तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यास है, ठीक है। पहला उपन्यास था चंद्रकांता, ये 4 भागों में है। प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था, 1888 में। और अंतिम भाग का प्रकाशन 1891 में। चंद्रकांता हिंदी का प्रथम तिलस्म एवं अय्यारी उपन्यास है। स्पष्ट है यहाँ तक? चलिए अब इसके बाद इनका दूसरा उपन्यास देखते हैं चंद्रकांता के बाद। चंद्रकांत, इसमें है एक बात और, इसमें है क्या, इसमें चंद्रकांता उपन्यास में चंद्रकांता के जीवन चरित्र का चित्रण है, ठीक है। चंद्रकांता के जीवन चरित्र का इसमें चित्रण है और इसकी सहेलियों द्वारा। बहुत इंटरेस्टिंग उपन्यास है, इसको पढ़िए। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, बार बार बोलते हैं कि मौलिक उपन्यास जो है इनका अगर हम कहानी सुना भी देंगे तो याद कुछ रहेगा, लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसके एक एक लाइन आपके जहन में रहेगी, और वो आपके लिए बहुत। हिंदी के स्टूडेंट हैं तो साहित्य को पढ़ना सीखिए, साहित्य को पढ़िए, जब भी समय मिले पढ़िए, सुनिए कहीं से। तो इसमें चंद्रकांता के जीवन चरित्र का चित्रण है। चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह की प्रेम कथा है, इसकी सहेलियों द्वारा उसे बस में कर लेने का भी चित्रण इसमें किया गया है। इंटरेस्टिंग उपन्यास है। चंद्रकांता हो गई पहली उपन्यास। दूसरा उपन्यास है इनका नरेंद्र मोहिनी। दूसरा उपन्यास कौन सा है, नरेंद्र मोहिनी। नरेंद्र मोहिनी, नरेंद्र मोहिनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या था, यह है 1893 ईस्वी में। नरेंद्र मोहिनी का प्रकाशन वर्ष 1893 ईस्वी में। तीसरा उपन्यास है वीरेंद्र सिंह। तीसरा उपन्यास वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1895 ईस्वी। चौथा उपन्यास है चंद्रकांता संतति। चौथा उपन्यास कौन सा है, चंद्रकांता संतति। संतति संतान को बोलते हैं, चंद्रकांता संतति। ये उपन्यास जो है ये 24 भाग में है, याद रखेंगे। ये उपन्यास कितने भागों में है, चंद्रकांता संतति, तो ये 24 भाग में है, ठीक है। अब थोड़ा इसका प्रकाशन वर्ष देख लीजिए। अगर प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष देखें तो इसके प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था 1896 ईस्वी में,
और अंतिम भाग का प्रकाशन वर्ष देखें तो अंतिम भाग का प्रकाशन हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है ना। चंद्रकांता संतति 24 भाग में है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1896 और अंतिम भाग का प्रकाशन कब हुआ था? अंतिम भाग का प्रकाशन हुआ था 1905 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यहाँ तक स्पष्ट है। पांचवा उपन्यास लिख लीजिए कुसुम कुमारी। इनका पांचवा उपन्यास कुसुम कुमारी। कुसुम कुमारी, कुसुम कुमारी कब का है? यह 1899 ईस्वी का है। छठा उपन्यास गुप्त गोदना। गुप्त गोदना, गुप्त गोदना कब लिखी गई थी? गुप्त गोदना लिखी गई थी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में ये उपन्यास लिखी गई थी। नंबर 7 माया महल। माया महल कब लिखी गई थी? माया महल उपन्यास 1906 की ये भी है। 1906 ईस्वी माया महल। माया महल के बाद लिखिए काजर की कोठरी नंबर 8 में। काजर की कोठरी, काजर की कोठरी, काजर की कोठरी उपन्यास कब का है? ये भी 1900, ये तो काजर की कोठरी, सॉरी काजर की कोठरी उपन्यास 1902 ईस्वी का था। ऊपर में ही लिखाना था, भूल गए। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, लिखिया गया। काजर की कोठरी के बाद एक उपन्यास लिखिए अनूठी बेगम। अनूठी बेगम, अनूठी बेगम उपन्यास कब की है? तो अनूठी बेगम उपन्यास है 1905 ईस्वी की। 1905 ईस्वी। एक उपन्यास लिख लीजिए इनका भूतनाथ। देखिए भूतनाथ उपन्यास जो है इसका प्रथम 6 भाग तो देवकीनंदन खत्री ने लिखा। उसके बाद इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो शेष 15 भाग इनके पुत्र जो है वो दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा था। तो लिख सकते हैं कि भूतनाथ ये उपन्यास 1908 ईस्वी का है। इसका भूतनाथ उपन्यास का प्रथम 6 भाग देवकीनंदन खत्री ने और शेष 15 भाग इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा था। ठीक है, ये फिर हम जब पढ़ाने लगेंगे दुर्गा प्रसाद खत्री तो वहां लिखा देंगे या इसी में लिखा दें, लिख लीजिए। भूतनाथ उपन्यास का प्रथम 6 भाग, प्रथम 6 भाग देवकीनंदन खत्री ने, देवकीनंदन खत्री ने तथा शेष कितने भाग? तथा शेष 15 भाग इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा। इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा। खत्री ने लिखा। तो ये बातें किनके बारे में हो गई? ये बातें हो गई देवकीनंदन खत्री के बारे में। उपन्यास में हम लोग पूर्व प्रेमचंद्र पूर्व युग पढ़ रहे हैं, जिसका समय सीमा आप लोग को बताया गया है। और ये हम लोग यहाँ से देख रहे थे आज, यहाँ से हिंदी पूर्व प्रेमचंद्र युग देख रहे हैं 1877 से 1918 से 1870 से 1918 तक इसका समय सीमा रहा। पहले बालकृष्ण भट्ट को देख लिए, ठाकुर जगमोहन सिंह को देख लिए, लज्जाराम मेहता हो गए, राधा कृष्ण दास हो गए, देवकीनंदन खत्री भी हो गए। देवकीनंदन खत्री के बाद इनके पुत्र थे जिन्होंने भूतनाथ उपन्यास का 15 भाग लिखा था। और उनकी और भी ऐसे उनके उपन्यास पूछे नहीं जाएंगे परीक्षा में, फिर भी लिख लीजिए, थोड़ी सी जानकारी तो रहेगी आप लोगों को। तो कितने नंबर पर थे ये? 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर हम लोग लिख लेते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री को। नंबर 6
दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री के पुत्र हुए थे ये। इनका एक तो बात ये इसमें जरूरी है कि इनका उपन्यास कौन कौन सा है, और इन्होंने भूतनाथ का शेष 15 भाग लिखा था, तो इनके सीधे सीधे उपन्यास लिखे, उतने महत्वपूर्ण नहीं है ये कि इनके बारे में उतना प्रश्न पूछा जा सके। इनके सिर्फ उपन्यास का नाम लिख लीजिए, पूछा नहीं जाएगा एक भी, ठीक है। पहला सफेद, और इनके उपन्यास उपलब्ध भी नहीं है, ये भी बात याद रखें कि इनके उपन्यास उपलब्ध भी नहीं है। पहला उपन्यास इनका सफेद शैतान, अपने पिता के तरह ये भी उपन्यास लिखते थे, विषय भी समान थे। दूसरी उपन्यास है इनका मृत्यु किरण, और इनका तीसरा उपन्यास जो है वो है अद्भुत भूत। अद्भुत भूत। एक उपन्यास और लिख लीजिए, रक्तमंडल। रक्तमंडल। ये हो गए दुर्गा प्रसाद खत्री समाप्त। तो दुर्गा प्रसाद खत्री के बाद अगर हम बात करें तो अगले उपन्यासकार आएंगे किशोरीलाल गोस्वामी, और किशोरीलाल गोस्वामी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, कोई एक दो उपन्यास इन्होंने नहीं लिखा है। तो इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ और जो छोटे छोटे उपन्यासकार हैं उनको आज हम लोग देख लेते हैं। गोपाल राम गहमरी को भी हम लोग कल ही देखेंगे, उनके भी उपन्यास बहुत सारे हैं, उन्होंने एक दो उपन्यास नहीं लिखा है, बहुत सारे। एक उपन्यासकार हैं इस युग में और पूर्व प्रेमचंद्र युग में, छठा हो गया। सातवां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सातवां ही होगा ना जी, हाँ सातवां। तो इनमें हरिऔध की हम बात करते हैं कि हरिऔध के उपन्यास कौन कौन से हैं। सातवां नंबर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध इनका उपनाम था। इनका अगर समय देखा जाए, इनका समय कब से है, तो इनका समय हम लोग देख लेते हैं। जन्म कब हुआ था, ऐसे तो इनको पढ़ा चुके हैं ना, जब आप लोग को हिंदी साहित्य का इतिहास में द्विवेदी युग पढ़ा रहे थे तो इनको विस्तार से पढ़ाए थे, फिर भी इनको देख लीजिए। जन्म कब हुआ था, 1865 ईस्वी में जन्म, 1865 ईस्वी। और निधन कब हुआ इनका, निधन हुआ था 1947 ईस्वी में। इनका पूरा परिचय भी वहाँ लिखा चुके थे। इनके उपन्यास की बात करें कि हरिऔध के कौन कौन से उपन्यास हैं, तो इनको थोड़ा सा लिख लीजिए। इनका तो मौलिक उपन्यास दो ही है। मौलिक उपन्यास कितने हैं इनके, दो। पहला इनका उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ। और ठेठ हिंदी का ठाठ कब है, यह 1899 ईस्वी का है। ठेठ हिंदी का ठाठ यह 1899। इनका दूसरा उपन्यास है अधखिले फूल। अधखिले फूल। और अधखिले फूल कब का है, अधखिले फूल 1907 ईस्वी का है। ये दोनों उपन्यास जो हैं इनके, सॉरी इधर लिख देते हैं, इधर कट जाती है, आप लोग बोलते हैं सर इधर कट जाता है। तो ये दोनों उपन्यास जो हैं, एक और दो, ये कैसे उपन्यास हैं, ये मौलिक उपन्यास हैं इनके। थोड़ा ये याद रखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के 3 उपन्यास हैं, और इसमें से 2 उपन्यास इनका मौलिक है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, और अधखिले फूल जो है ये 1907 के। ये दोनों क्या है, ये उन्हीं दोनों मौलिक उपन्यास है। एक उपन्यास इनका है बेनिस का वांका, ये अनुदित है, शेक्सपियर के नाटक का अनुवाद है ये। बेनिस का बांका। बेनिस का बांका कब का है, ये 1911 का है, और ये अनुदित है, मौलिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, अनुदित है। ये अनुदित उपन्यास इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इनके 3 ही उपन्यास थे।
नाम नाम याद रखना है। अदकिले फूल ठेठ हिंदी कठाट प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, आप लोग भी लिख लीजिए। अगले उपन्यासकार को देखते हैं, 7 हो गया। एक और उपन्यासकार देख लेते हैं। बचेंगे 2, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास के जन्मदाता, जनक। तो उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कि थोड़े बड़े हैं। एक उपन्यासकार और हैं, ये हो गया 7। 8वें नंबर पर हम लोग देख लेते हैं एक और ये राधिका रमन प्रसाद सिंह को। राधिका रमन प्रसाद सिंह, राधिका रमन, वाह। राधिका रमन तो कृष्ण जी को कहा जाता है। राधिका रमन प्रसाद सिंह, राधिका रमन प्रसाद सिंह इनके उपन्यास को लिख लीजिए। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं इनको थोड़ा सा देख लीजिए। 2 ही उपन्यास हैं। पहला उपन्यास इनका जो है राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का पहला उपन्यास इनका है प्रेम लहरी का। पहला उपन्यास कौन है? प्रेम लहरी। पहला उपन्यास प्रेम लहरी। प्रेम लहरी का ही दूसरा नाम है नवजीवन। इसी उपन्यास का दूसरा नाम क्या है? नवजीवन। और ये कब का है? ये 1916 ईस्वी का है, नवजीवन। और दूसरा इनका जो उपन्यास है वो है राम रहीम। एस्टेट के समय आप लोग को ये पढ़ा चुके थे, राम रहीम। राम रहीम कब का है? ये 1937 ईस्वी का है। ये 2 उपन्यास इनके हो गए। इस युग में अर्थात पूर्व प्रेमचंद्र युग में 2 उपन्यासकार और बचे हैं। एक हैं गोपाल राम गहमरी और एक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। तो उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज साहित्य की क्लास में इतना ही हम लोग थोड़ा रहने देते हैं, थोड़ा कुछ विशेष बातें कर लेते हैं आज, ठीक है। जिन किन्हीं को भी नेट जीआरएफ किसी भी बच्चे को या किसी भी अभ्यर्थी को नेट जीआरएफ, ठीक है, बेट जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आने वाली है, बेट, एस्टेट की वैकेंसी आने वाली है, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनवीएस, आरपीएससी, राजस्थान सिविल सर्विस की परीक्षाएं जो होती है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट की कोई भी परीक्षा जिसका मूल विषय वस्तु हिंदी है, तो वो हिंदी की क्लास हमसे कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप इस नंबर पर बात करके 96 70 40 80 13 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हैं और इस नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में बेसारू है और पूर्ण सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस और उसके लगभग कम से कम 50 से 60 प्रैक्टिस सेट उनसे करवाए जाएंगे किसी भी एग्जाम के, चाहे वो नेट जीआरएफ का हो, बेट का हो, सेट का हो, सीटेट का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। वर्तमान समय में अगर लैंग्वेज की बात करें, जैसे सीटेट में लैंग्वेज होती है, तो सीटेट लैंग्वेज पेपर, सीटेट में सिर्फ लैंग्वेज पेपर की क्लास वो भी ऑनलाइन मिलेगी, सिर्फ लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में कौन कौन सा? एक हिंदी मिलेगा और एक संस्कृत, हिंदी और संस्कृत का सिर्फ ऑनलाइन। लेकिन मूल परीक्षा प्रतियोगिता जो होती है, यानी कि महत्वपूर्ण परीक्षा जैसे नेट जीआरएफ है, बीटेट है, एस्टेट है, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, आरपीएससी, हरियाणा का, छत्तीसगढ़ का, एलटीएससी, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछी जाती हो, उस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर लें, आपको बता दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।